डियर स्टूडेंट्स, मैं तृप्ति विश्वास, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, राजीव गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, अंबिकापुर। इस वीडियो के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स यानी वितरण मुक्त सांख्यिकी से आशय क्या है, इनका उपयोग कब किया जाता है और इनको ज्ञात करने की विधियाँ क्या हैं, इनको जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जब अंकों का चयन सामयिक आधार पर ना किया गया हो और आंकड़े नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, आंकड़ों की संख्या कम होने की वजह से उसकी प्रकृति विकृत हो, ये विषमता सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जब इन संख्याओं का जनसंख्या के प्राचल से कोई संबंध ना हो, वैसी स्थिति में आंकड़ों के बीच में सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स या अप्राचल सांख्यिकी, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिस्टिक्स या वितरण मुक्त सांख्यिकी कहलाती है। ठीक है। 3 प्रकार के वितरण मुक्त सांख्यिकी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है: काई वर्ग परीक्षण, काई स्क्वायर टेस्ट, मध्यांक परीक्षण, मीडियन टेस्ट और चिन्ह परीक्षण, साइन टेस्ट। काई स्क्वायर ग्रीक अक्षर का उपयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने 1900 में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जर्व फेनोमेना और एक्सपेक्टेड फेनोमेना के बीच में अंतर की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लाया था। काई स्क्वायर का अर्थ हुआ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच का अंतर ज्ञात करने के बाद उसका स्क्वायर ज्ञात करने के बाद फिर उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने के बाद उसका जो योग आता है वो काई स्क्वायर कहलाता है। काई स्क्वायर का उपयोग हम लोग तब कर सकते हैं जब अंकों को वर्गों में और आवृत्तियों में हम प्रस्तुत कर सकें या उस स्थिति में अंक हमारे सामने हो जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बीच अंतर ज्ञात करना हो और ये भी ज्ञात करना हो कि ये अंतर संयोगिक है या फिर किसी विशेष संबंध के कारण है। जब 2 या 2 से अधिक चरों का दूसरे चरों के बीच प्रभाव का अध्ययन एक ही वेरिएबल या एक ही उपकल्पना के अंतर्गत हम करना चाहते हो, जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लगभग बराबर हो, चाहे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर उसके समान होता है तो वहाँ पर ये बहुत उपयोगी होता है। और उसका अर्थ ये हुआ कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का उपयोग बहुत सही है, यानी गुडनेस ऑफ फिट हम जिसको कहते हैं। जब अंकों की संख्या कम हो यानी सैंपल साइज छोटा हो, मेडिकल फील्ड में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसके द्वारा मेडिकल फील्ड में उपचारात्मक विधियों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधियों का प्रयोग एक साथ किया जाता है या उसके प्रभाव का अध्ययन एक साथ किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में काई स्क्वायर का उपयोग पायलट स्टडी के लिए अधिकतर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि काई स्क्वायर हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले एफ ई ज्ञात करना होता है और एफ ई ज्ञात करने के लिए 3 प्रकार की परिकल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। पहला है समान वितरण परिकल्पना या हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वितरण परिकल्पना या हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्वतंत्र वितरण परिकल्पना या हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले देखते हैं हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या समान वितरण परिकल्पना के आधार पर हम कैसे एफ ई ज्ञात करते हैं। जब समान वितरण परिकल्पना के आधार पर काई स्क्वायर ज्ञात किया जाता है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर वेरिएबल एक ही होगा लेकिन वो दूसरे और भागों में विभाजित हो सकता है, कितनी भी संख्या में विभाजित हो सकता है लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए।
FE ज्ञात करने का फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स, यानी संख्या जितनी होगी और जो सेल्स जितने होंगे उनको आपस में भाग देने पर हमारा FE ज्ञात होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको देखने की कोशिश करते हैं। आप तैयार हैं ना? साथ साथ में आप इसको करते चलेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है? मनोविज्ञान के 72 स्टूडेंट्स हैं, 72 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी एक एटीट्यूड स्केल के एक आइटम पर इस प्रकार के रिस्पॉन्स दिए। ध्यान रखिएगा, 72 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एटीट्यूड स्केल के किसी एक आइटम पर इस तरह के रिस्पॉन्स दिए हैं। 36 स्टूडेंट्स एग्री हैं, 12 स्टूडेंट न्यूट्रल हैं और 24 स्टूडेंट्स डिसएग्री हैं। अब यहाँ पर शून्य परिकल्पना ये कहती है कि इनके रिस्पॉन्सेज में या इनके प्रत्युत्तरों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। नल हाइपोथेसिस हमारी कहती है कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। इसको हम टेस्ट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे और काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी, फिर हम उसको टेबल में देखने पर उसके साथ तुलना करेंगे, तब को समझ में आएगा कि हमारी परिकल्पना सत्य साबित हुई या नहीं हुई। राइट? अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 36 एग्री है, 12 न्यूट्रल है, 24 डिसएग्री है, टोटल 72। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हमने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमिना या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस के बेस पे FE जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। हमारे पास n कितनी है? n मतलब इनकी संख्या। n कितनी है? 72। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? 1 2 3। 72 डिवाइडेड बाय 3 में 24। FE हमारा क्या आया? 24। FE के कॉलम में हमने इनको रख दिया, 24 24 24, टोटल 72। राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना है, FO माइनस FE, FO माइनस FE, यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को घटा देना है या हटा देना है। ठीक है ना? इस तरह से 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 24 माइनस 12, इसका तो 0। नेक्स्ट स्टेप में FO माइनस FE जो आया है उसका स्क्वायर करना है, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यहाँ भी 144। अब इसके आगे FO माइनस FE स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE, मतलब इसमें हमको क्या करना है, इससे डिवाइड को कर देना है FE से, तो कितना है 6। और काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या करता है, द सम ऑफ इन सब का योग। इन सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमारे पास काई स्क्वायर आया 12, isn't it? आपने करके देखा? ठीक, काई स्क्वायर आया 12। अब नेक्स्ट हमको देखना है DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है R माइनस 1 इंटू C माइनस 1। R क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और C कहलाता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर रो एक ही है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए C माइनस 1 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ, 2। DF हमारे पास 2 उपलब्ध हुआ है। अब इस DF को जब हम काई वर्ग टेबल में देखते हैं, देखिए काई वर्ग टेबल, तो 2 DF पर
0.05 लेवल पर मिलता है 5.991 और 0.01 लेवल पर मिलता है 9.210। इस तरह से टेबल को हम देखेंगे। तो 0.01 लेवल पर आता है 9.21 और 0.05 लेवल पर आता है 5.99। अब ये वैल्यू जो है, टेबल वैल्यू जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। इसका अर्थ हुआ कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, अर्थात इनकी फ्रीक्वेंसीज में या इनके प्रत्युत्तरों में सार्थक अंतर है। ठीक है, आप जानते हैं कि जब टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होती है तो इसका अर्थ होता है कि वहां पर अंतर है। ठीक है, एक बार और देख लें। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी, एफ निकालना है। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ निकालने का फॉर्मूला है एन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। इस तरह से निकाल लिया जाता है और सबको समान अंक दे दिए जाते हैं। फिर इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लिया जाता है, एफ माइनस एफ ई। अंतर ज्ञात करने के बाद इनका स्क्वायर निकाला जाता है। स्क्वायर निकालने के बाद फिर एफ ई से यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करने के बाद इन सारी वैल्यूज को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद में काई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर ली जाती है। काई स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करने के बाद डीएफ देखते हैं। डीएफ का फॉर्मूला है आर माइनस 1 सी माइनस 1। आर क्या कहलाता है, नंबर ऑफ रोज, सी कहलाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरह से डीएफ ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही रो है और कॉलम 3 है तो हमको सी माइनस 1 फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर डीएफ मिला हमको 2। अब इसको टेबल पे देखने पर 2df को जब हम काई स्क्वायर टेबल पर देखते हैं तो उसका मूल्य 0.01 लेवल पर मिला है 9.21 और 0.05 लेवल पर मिला 5.99, जो कि ये वैल्यू काई स्क्वायर की इस वैल्यू से कम है। इसका अर्थ हुआ कि जो नल हाइपोथेसिस बनाई गई थी कि दोनों के बीच में यानी इन रिस्पॉन्स के बीच में कोई अंतर नहीं है, विद्यार्थियों के प्रत्युत्तरों के बीच कोई भी अंतर नहीं होगा, ये असत्य सिद्ध हुई। Isn't it? Thank you.